तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EEE सेकंड का जो कि वीडियो लेक्चर, और इसमें जो कि है आपके सेकंड लेसन में जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में उन सभी टॉपिक को जो कि कवर करेंगे और साथ ही साथ आपका सेकंड लेसन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। देखिए, आज जो कि हम पढ़ेंगे विभिन्न आपके विद्युत उपकरणों का परीक्षण। आपका जो 2.4 इसमें जो कि यूनिट में है आपका क्या है, विभिन्न विद्युत उपकरणों का जो कि परीक्षण। तो मोटर के संस्थापन पूर्ण आपके निरीक्षण को समझाइए। ठीक, आपके इसमें हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपके बार बार जो कि है पेपर में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे जो कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि जब हम जानते हैं कि मोटर एक जो कि है वजनदार विद्युत मशीन होती है जिसकी हैंडलिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि यदि इसके स्टेटर पर कोई यांत्रिक आघात पहुंचता है, मतलब कि गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इसमें एयर गैप जो कि स्टेटर और रोटर के बीच होता है कम हो जाता है और रोटर स्टेटर में संपीकृत होकर जाम हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब आपकी मोटर गिर जाती है या धोखे से हमारे हाथ से छूट जाती है तो स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी मोटर फंसने लगती है और अच्छे से नहीं चलती है। तो इसीलिए आपकी मोटर को जो कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए और उसकी मेंटेनेंस जो कि बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्या, ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष निर्धारण का विस्तृत चार्ट बनाइए। ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष निर्धारण का विस्तृत चार्ट बनाइए। अब देखिए, जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में हमारे चैनल से पढ़ा है, तो पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में हमने आप लोगों को आपका जो कि है ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ाया था। उसमें हमने आपको हानि, लाभ, इसके उपयोग, इसकी वर्किंग, इंट्रोडक्शन सारा कुछ अच्छे से बताया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या जानेंगे, आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष निर्धारण का विस्तृत चार्ट बनाइए। देखिए, संपर्कों के मध्य उत्पन्न जो कि है चिंगारी के कारण ऑयल सर्किट ब्रेकर के टैंक में धुआं निकलना अथवा टैंक में विस्फोट होना, इस प्रदोष के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, संपर्कों का जलकर नष्ट होना, संपर्कों का अत्यधिक घिस जाना, आपके स्प्रिंग पुरानी हो जाने पर संपर्कों पर दाब कम हो जाना, तेल में नमी की मात्रा अधिक बढ़ जाने से ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का उत्पन्न होना, ऑयल सर्किट ब्रेकर का बंद ना होना अथवा कठिनाई से बंद होना, इस प्रदोष के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला है ब्लेड की ढीला होना, ब्लेड आपका ढीला हो जाए। ठीक, ब्लेड का जो कि है संरेखण सही ना होना, मतलब कि सही से आपका ब्लेड कसा ना हो। चल संपर्क का जो कि है स्थिर संपर्क से आपका संबंध ना बनाना। स्विचिंग यूनिट का खराब होना, जैसे कि मुड़ जाना, जाम हो जाना आदि। OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर का बंद होना परंतु बंद अवस्था में ना ठहरना अथवा पुनः ट्रिप होना, इस फॉल्ट के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, ऑयल सर्किट ब्रेकर ओवरलोड होना, गंदगी के कारण ट्रिप कॉइल में विद्युत फॉल्ट का उत्पन्न होना और ट्रिप्स का एक सीध में जो कि है ना होना अथवा मुड़ जाना। इस तरह से जो कि है ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो आपके दोष का निर्धारण हम करते हैं उसका चार्ट हम इस तरह से जो कि है बनाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है डीसी मशीन का दोष और आपका अन्वेषण व मरम्मत। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए 2010 और 2019 में आ चुका है। आपको केवल अब जो सेकंड लेसन में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, और एक चीज हम आपको और बता दें, ये सभी नोट्स जो वीडियो में आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन सभी नोट्स को ही आपको दिया जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो बार बार हम उनसे कह रहे हैं कि नोट्स आप लोग जरूर से परचेज करें, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी और पास की गारंटी हम लोग आपकी लेते हैं अगर आप नोट्स लेते हैं तो। देखिए, डीसी मशीन का दोष, इसमें देखिए यहाँ पर आपके लिखे हैं दोष, ये लिखा है संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके, और ये लिखा है क्या उपचार, मतलब कि इसके उपाय। पहला है क्या, दृष्ट धारा मशीन, मतलब कि आपका डीसी मशीन मोटर प्रारंभ नहीं होना। किन किन कारणों से आपकी मोटर प्रारंभ नहीं हो सकती है उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहला तो हो सकता है मोटर पर अधिक लोड हो जाना, मतलब कि ओवरलोड हो सकता है। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका सप्लाई विद्युत, आपका सप्लाई वोल्टता नहीं है या मोटर का फ्यूज उड़ गया है। ठीक, ब्रशों का संपर्क जो कि दिक परिवर्तकों से नहीं हो रहा है। आर्मेचर परिपथ खुला है, मोटर के क्षेत्र में संयोजक ढीले हैं या गल गए हैं या गलत है। ठीक,
मोटर स्टार्टर के संयोजन ढीले हो गए हैं या फिर गलत लगे हुए हैं। उपचार क्या क्या है इसके? लोड कम करें या आपके लोड हटाकर प्रारंभ मतलब कि शुरू से स्टार्ट करें। सप्लाई वोल्टता तथा आपके फ्यूज की जांच करें। ब्रशों को ठीक कीजिए एवं स्प्रिंग दाब को जो कि है समंजित कीजिए मतलब कि बैलेंस कीजिए। आर्मेचर परिपथ की जांच कीजिए तथा आवश्यक मरम्मत कीजिए। क्षेत्र जो कि है नियामक संयोजकों की जांच कीजिए तथा सही कीजिए। स्टार्टर के संयोजक ठीक कीजिए तथा आपके संयोजक कसिए, इनको कस दें। तो ये क्या है, किस किस कारणों से आपकी जो कि है आपकी मोटर प्रारंभ नहीं होती है और ये उसके हमने उपाय बता दिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि ब्रशों के नीचे आपकी जो कि है चिंगारियों उत्पन्न होना। तो ब्रशों का जो कि है तिरछा लगना होना, ब्रशों की सतह या जो कि है दिक् परिवर्तक के साथ पूरी तरह से ना छूना, स्प्रिंग का ब्रश पर अधिक दाब हो सकता है। ब्रशों जो कि ये साफ करना, इसके उपाय क्या क्या है? ब्रशों को साफ एवं सीधे करके उन्हें दिक् परिवर्तक सतह से पूरी तरह से छूता हुआ लाइए तथा आवश्यक हो तो स्प्रिंग दाब सम्मित कीजिए। दूसरा है आपका क्या? दूसरा आपका संभावित कारण है मोटर पर अधिक लोड हो सकता है तो लोड को कम कीजिए। दिक् परिवर्तक गंदा है तथा उस पर एक कार्बन जमा है तो दिक् परिवर्तक को जो कि है रेगमाल से साफ कीजिए। ब्रश खराब है, नई ब्रश लाइए। तो ये हमारे क्या है आपके किन किन कारणों से हो सकती हैं और उनके उपचार हमने लिखे हैं। छठवां है हमारा मोटर को प्रारंभ करते ही फ्यूज उड़ जाना। क्या है इसके संभावित कारण? हमारे हैं कि आपके मोटर को, चौथा है हमारा क्या है, मोटर को प्रारंभ करते ही फ्यूज उड़ जाना। तो मोटर की स्टार्टर ऑन स्थिति में रह गया है या इसके हमें उपाय क्या क्या है? इसके उपचार है इसका, आपके स्टार्टर को जो कि है ऑफ स्थिति में, लोड ऑफ स्थिति में जो कि है लाकर जो कि है हैंडल को धीरे धीरे ऑन स्थिति तक लाएं। ठीक, मोटर के स्टार्टर के दोष हैं या मोटर के स्टार्टर हैंडल में जो कि है एकदम ऑन स्थिति में लिया जा सके। स्टार्टर की जांच कीजिए। तो आपके यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, किन किन कारणों से आपके जो कि है इसमें दोष उत्पन्न हो सकते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया है इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो कि इसको पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं तो नोट्स में सारा कुछ दिया गया है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या जो कि लिखना है। नोट्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा जो कि है आपका टॉपिक दिए गए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, अगर आप लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं तो आप पास 100% हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो नोट्स दोनों से पढ़ रहे हैं तो आप 35+40 नंबर आराम से ला सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में विफलता के होने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसके दोष को विद्युत यांत्रिकी एवं चुंबकीय क्षेत्र में वर्गीकृत कर लीजिए। आपके देखिए BTUP आपकी जो कि UP BT 2011-14 में आया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में विफलता के हो जाने के निम्न कारण हो सकते हैं। विफल हो जाने के, विफलता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सप्लाई बंद हो सकती है, मोटर पर अधिक भार हो सकता है मतलब कि ओवरलोड, मोटर का उपयोग गलत ढंग से किया जाना चाहिए मतलब कि करा हो हमने, मोटर के खुले परिपथ को दोष उत्पन्न होना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि आपके बैस्टिक रोटर के नियंत्रण प्रतिरोध सही ना होना, वायु अंतराल पर या आपके वायरिंग में आपके यांत्रिक आपके लॉकिंग का होना, मोटर में आपके स्लिप रिंग पर जो कि है स्पार्किंग होना, मोटर संयोजित एवं परंतु प्रारंभ नहीं होना। अब इसके बाद विद्युत प्रदोष क्या होते हैं इसके बारे में जो कि हम जानेंगे, सबसे आसान तरीके से इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है ये, आपके पेपर में भी जो कि है पूछ सकते हैं कि विद्युत प्रदोष क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो देखिए पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में हमने विद्युत प्रदोष के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो कि समझाया था। चलिए फिर से इसके बारे में जो कि पढ़ लेते हैं। विद्युत प्रदोष आपके 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक फॉल्ट या सर्किट फॉल्ट हम कह सकते हैं। ठीक, पहला होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट और इसी में हम आगे जोड़ेंगे क्या, चौथा होता है यांत्रिक प्रदोष और इसके बाद छठवां हमारा 5वां होता है चुंबकीय प्रदोष।
तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट क्या है। ओपन सर्किट फॉल्ट केबल का चालक जब कहीं से टूट जाता है तो इसे हम ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। इस फॉल्ट को हम मेगर द्वारा परीक्षित करते हैं। इसके लिए हम केबल के आपके फोर एंड के सभी चालकों को आपस में शॉर्ट सर्किट करके अर्थित संपर्क कर देते हैं। मतलब कि जब आपके केबल के ऊपर का चालक हमारा टूट जाता है तो उसके कारण से उत्पन्न होने वाला फॉल्ट हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। जब दो केबल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कब होगा, जब दो केबल आपस में जुड़ जाती हैं तो वह फॉल्ट हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। आप इसको जो कि समझ सकते हैं। अब हम इसी को बात करें कि मशीन के अंदर आपकी जो कि है मोटर के अंदर कौन से विद्युत फॉल्ट ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट किस तरह से होते हैं, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि खुला परिपथ प्रदोष, ठीक, मशीन के अंदर कुंडली वायरिंग के जोड़ का खुल जाना, संयोजक तार में से किसी तार का टूट जाना आदि इस प्रदोष के अंतर्गत आते हैं। लघु परिपथ आपके प्रदोष क्या कहलाते हैं, किन्हीं दो या दो से अधिक फेज तारों का आपस में जुड़ जाना आपके लघु परिपथ फॉल्ट मतलब कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। भू प्रदोष क्या कहलाता है, किसी एक फेज तार का भूमि से छू जाना, टूट करके भूमि से छू जाना क्या कहलाता है, भू प्रदोष कहलाता है। यांत्रिक प्रदोष विद्युत मशीनों के यांत्रिक अंगों से होने वाले टूट फूट, आपकी त्रिकन और चटकन और आपकी घिसकन और आपकी फिसलन आदि जो फॉल्ट उत्पन्न होते हैं आदि इन कारणों से वो आपके क्या कहलाते हैं, यांत्रिक फॉल्ट कहलाते हैं। अब इसके बाद चुंबकीय फॉल्ट की अगर हम बात करें कि चुंबकीय प्रदोष प्रायः चुंबकीय परिपथ में ही होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से मशीनों में जो कि है लोहा कीड की पत्तियों के मध्य विद्युत रोधक का भंग हो जाना मतलब कि खराब हो जाना, विद्युत मशीनों में स्टेटर और रोटर के मध्य वायु अंतराल का असमान हो जाना, एयर गैप जो आपका होता है उसका असमान हो जाना, पत्तियों को बांधते हुए जो कि है स्टड पर जो कि लगी आपकी विद्युत रोधी आपकी स्लीड एवं आपके वाशर के खराब हो जाने के कारण भी आपका चुंबकीय फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। अब इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं कि विद्युत उपकरणों में होने वाले दोष का वर्गीकरण कीजिए और दोष की विभिन्न श्रेणियों को जो कि है समझाइए। तो अभी हाल हमने जो कि है पढ़ा है कि विद्युत प्रदोष क्या होते हैं। विद्युत प्रदोष उपकरणों में विद्युत जो कि है परिपथ में संबंधित दोष को विद्युत प्रदोष कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, खुला परिपथ प्रदोष, ठीक, दूसरा हमारा होता है लघु परिपथ प्रदोष मतलब कि शॉर्ट सर्किट प्रदोष, तीसरा होता है भू प्रदोष और चौथा होता है यांत्रिक और चुंबकीय। तो अभी हमने जो पढ़ा है वही चीज हम इसके बारे में लिखेंगे और ये क्वेश्चन आपसे पूछने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि विद्युत प्रदोष क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिए तो जल्दी से नोट्स परचेज कर लें। नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो कि है देखने को मिलेंगी और सभी टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे नोट्स में, ठीक। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। आप लोगों को समय से पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का निरीक्षण आपका 2.5 आता है आपका लेसन सेकंड में, ठीक। ट्रांसफार्मर का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हमने आपको स्विच गियर में मशीन वगैरह में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया था, साथ ही साथ परीक्षण के बारे में भी पढ़ाया था। एक बार फिर हम इसमें पढ़ लेते हैं। एक चीज आप ध्यान रखें, पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर में आप लोगों को जितना पिछला आप लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज किया गया है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है, आइसोलेटर पढ़ा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए 6 सेमेस्टर में आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए सभी टॉपिक को लाया जाता है। ट्रांसफार्मर में किए जाने वाले टाइप टेस्टिंग के अंतर्गत आने वाले परीक्षण की व्याख्या करें। ट्रांसफार्मर में टाइप टेस्टिंग मतलब कि ट्रांसफार्मर में कितनी प्रकार की टेस्टिंग होती है उसके बारे में हमको बताना है। पहला होता है शॉर्ट आपका ओपन सर्किट टेस्टिंग और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग। खुला परिपथ आपका परीक्षण क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य कोर हानि या लो हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें नो लोड धारा IO ज्ञात करना होता है जिसकी सहायता से IU एक इसके द्वारा उत्पन्न हानियों को ज्ञात कर सकते हैं। नो लोड टेस्ट के लिए जो कि कनेक्शन ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है आपका, ये किसका है, नो लोड कनेक्शन का है, नो लोड कनेक्शन टेस्ट का, ठीक, जिसमें वोल्टेज रोटेड वोल्टेज तथा आपके फ्रीक्वेंसी की सप्लाई में 1 वोल्ट मीटर, 1 वाट मीटर और 1 अमीटर,
एक वोल्ट मीटर, वाट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, मीटर, ठीक है, दिखा हुआ है या लगा हुआ है। तथा सेकेंडरी वाइंडिंग खुली हुई है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अगला हमारा आता है लघु परिपथ आपका परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर हमें तुल्य जो कि प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। क्षण प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। अगर हमको पूर्ण आपकी प्रतिरोध, कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इन सभी को अगर हमको ज्ञात करना है तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर का करते हैं। इतनी ही चीजें थी। अब इसके बाद देखिए जो आपका इसमें अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। अब देखिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है क्या? ट्रांसफार्मर के प्रारूप परीक्षण को समझाइए या बताइए। तो इसमें टाइप ऑफ टेस्टिंग, ठीक, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं हमारी। तापक्रम वृद्धि टेस्ट, टेम्परेचर राइज टेस्ट, ठीक। दूसरा होता है शोर स्तर आपकी परीक्षण, नॉइस लेवल टेस्ट। और तीसरा होता है आवेग वोल्टेज परीक्षण, इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। तो इसका जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक। इसका आप जो कि स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप जो कि अच्छे से जरूर से पढ़ें, ठीक। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम अपना लेसन 3 कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 वीडियो लेक्चर में आपका लेसन 3 पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग कृपया करके नोट्स जरूर से परचेज कर लें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने 5th सेमेस्टर में नोट्स लिए थे तो उन सभी लोगों की 65 प्लस, 70 प्लस और कई बच्चों की 80 प्लस भी बनी है। तो नोट्स से आप लोगों को ये फायदा होता है कि किसी भी चीज को अगर आपको रिवाइज करना है तो आप PDF खोलें और सीधा रिवाइज करें। वीडियो में ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप अच्छी नंबर लाने चाहते हैं अपनी परीक्षा में तो आप जो कि है नोट्स को जरूर से परचेज करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद, ठीक। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका 3rd लेसन जो कि है जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। UEE में भी आपका एक ही लेसन बचा है और साथ ही साथ EEE सेकंड में भी एक वीडियो लेक्चर और आएगा जिसमें आपको इंटरनल वायरिंग वाले सभी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद हम पावर वायरिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।